Hello friends, myself Harsh Sharma and welcome you all in this amazing series of business studies class 12 chapter number 1 which is मैनेजमेंट। और आज हमारी वीडियो का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। क्या बोलेंगे हम? नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम किन चीज़ों की बात करेंगे कि क्या आपका जो मैनेजमेंट है, क्या वो आर्ट है, क्या वो साइंस है, या क्या वो प्रोफेशन है। आपके मैनेजमेंट क्या वो कला है, क्या मैनेजमेंट आपकी एक विज्ञान है, या क्या मैनेजमेंट आपकी एक पेशा है। सबसे पहले बात करते हैं क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो ये पढ़ने से पहले ना हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट का मतलब क्या होता है। ये देख रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या एक आर्ट होता है। अब हमने देख लिया मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ये भी तो देखेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट का मतलब क्या है। देखो, आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। ओके, देखो आर्ट का मतलब होता है आप किसी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज को जब आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जब भी आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जब भी आप किसी चीज़ की एक स्किलफुल नॉलेज लेते हो, अपने गोल को अचीव करने के लिए जब भी आप किसी भी चीज़ की एक अच्छी से नॉलेज लेते हो और पर्सनली तरीके से नॉलेज लेते हो, मतलब डीप में जाके उसकी नॉलेज लेते हो, तभी आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनाओगे। ओके, अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए जब भी आप किसी भी चीज़ की जब आप अच्छे से नॉलेज लेते हो, उसमें आप स्किल हासिल कर लेते हो, तभी आप क्या होगे कि आप एक आर्टिस्ट बन सकते हो। वो कहलाता है आर्ट। और ये किस तरीके से हम नॉलेज ले सकते हैं, हम इनकी अच्छी नॉलेज किस तरीके से ले सकते हैं? स्टडी के थ्रू। उस चीज़ को पढ़ो, उस चीज़ को ऑब्जर्व करो और उस चीज़ का एक्सपीरियंस लो। अगर आप उस चीज़ की स्टडी करोगे, पढ़ोगे उस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और साथ ही साथ जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तभी आप एक अच्छे आर्टिस्ट कहलाओगे। हर जगह आपको एक्सपीरियंस ही चाहिए, हर जगह। ओके, तो बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्या ये आर्ट होता है? क्या आर्ट के अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं 3 आपको बताऊंगा, क्या इसके अंदर मैनेजमेंट फिट हो सकते हैं? लेट्स सी। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखो, अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना है ना, तो आपको हर चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ेगी। हर चीज़ की नॉलेज इन द सेंस जिस भी फील्ड में आपको जाना है उसकी आपको डिटेल्ड में नॉलेज, आई मीन थ्योरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल की भी मैं बात नहीं कर रहा। प्रैक्टिकल तो हर जगह रिक्वायर है। मैं बात करूँ थ्योरी एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको कहीं भी आर्टिस्ट बनना है तो उस चीज़ की नॉलेज तो आपको लेनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में चले जाओ, इन एवरी आर्ट, हर कला में एक सिस्टमेटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल होता है अवेलेबल। इन एवरी आर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। हर आर्ट में, किसी भी कला में चले जाओ, वहां पर आपको सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपको एक अच्छे सिंगर बनना है, तो सिंगर बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सुर के साथ सुर सीखना पड़ेगा कि कितने टाइप्स के सुर होते हैं। सबसे पहले सिंगिंग का मीनिंग, देन उसके थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो उसके बाद आपको क्या सिखाया जाएगा कि सुर के कितने व्यंजन होते हैं, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, है ना। और फिर आप उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो फिर आपको थोड़ा सा गाने की कोशिश करेंगे और एकदम हाई लेवल पे चलोगे तो आपको धीरे परफॉर्मेंस का मौका मिल जाएगा, अगर आप एक अच्छे सिंगर बन गए तो वहाँ पर क्या होता है, आपको सबसे पहले एक सिस्टमेटिक नॉलेज लेनी पड़ेगी, सिस्टम से चलना पड़ेगा। यानी कि जैसे मर्जी कोई भी बुक उठा ली सिंगिंग की, नहीं, पहले धीरे धीरे चलो। जैसे 6, 7, 8, 9, 10 चलते हैं ना, ये थोड़ी कि आपने स्कूल ही सीधा 10th क्लास से शुरू कर दिया। पहले तो फर्स्ट क्लास से शुरू करा होगा ना, केजी, नर्सरी, ये सबसे, है ना। तो ये सब होता है सिस्टम से चलो और एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलो। और आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल मिल जाता है हर जगह, किसी भी आर्ट में चले जाओ, हर आर्टिस्ट के लिए स्टडी मटेरियल मिलता है। और मैं ये नहीं कह रहा अगर मिलता है तो चलो पढ़ लो, उसको पढ़ना भी कंपलसरी है। अगर आपको डांसर बनना है तो डांस की नॉलेज लेनी कंपलसरी है, सिंगर बनना है तो सिंगिंग की थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी कंपलसरी है, अगर आपको इस फील्ड में अच्छा बनना है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब हर किसी इंसान का ना अपना अलग तरीका होता है दिखाने का, सेम टू सेम नहीं होगा। आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने 2 एक्टर्स के नाम सुने होंगे, बाहर के तो शायद नहीं भी पता होगा, सॉरी, एक्टर्स तो शायद आपको नहीं पता होगा, बट इंडिया में तो आपको पता ही है, जिनकी अभी लेटेस्ट फिल्म आई है हीरोपंती 2। ओके, एक तो वो एक्टर हो गए, और एक जिनकी एक फिल्म है, कौन सी फिल्म है आपको पता होगा, जिनकी कमांडो फिल्म है, कमांडो 1, 2 एंड 3 तीनों फिल्म आती है जिनकी। एक्टर, उन दोनों एक्टर का नाम जरूर बता देना। हो सकता है मुझे ना पता हो उन एक्टर का नाम, फिर भी अगर आपको नॉलेज हो तो बता देना, ऐसी बात नहीं है, आप एक बार बता देना ताकि मुझे लगे कि हाँ आप एकदम सीरियस हो रखे हो पढ़ाई में, मेरी तरफ बातों पर भी ध्यान है आपका, इधर भी। ओके, तो उन दोनों का जो है ना
एक्टर्स वो जो दोनों है, उन दोनों का कुछ अलग ही तरीका है अपने स्टंट्स को परफॉर्म करने का। हर कोई अपने अलग तरीके से कोई ना कोई चीज़ों को परफॉर्म करता है। आप दो सिंगर को जानते होंगे, अरिजीत सिंह प्लस अरमान मलिक जिनका नाम है। ओके, उन दोनों सिंगर की अगर मैं बात करूँ तो उन दोनों का भी अपना अलग तरीका अपने किसी भी परफॉर्म को करने का। हर कोई अलग तरीके से गाना गा रहा है, कोई अलग तरीके से, कोई लव सॉन्ग गा रहा है तो कोई सैड सॉन्ग गा रहा है। ओके, इस तरीके से। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में कि भाई हर किसी का अपना अलग तरीका होता है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने का। द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज वेरी पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। ओके, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते रहोगे उतने आप उस चीज़ में अच्छे होते रहोगे। विराट कोहली, हमारे जो फेमस एक्टर है उनका नाम जानते होगे, विराट कोहली। एंड एक एक्टर और है जिनका नाम है, जिनके ऊपर तो फिल्म भी बनी हुई है, उनका भी नाम आप कमेंट करके बता देना, मुझे नहीं पता क्या नाम है उनका। ओके, आप उनके ऊपर फिल्म भी बनी होगी तो बताना कौन है। ओके, तो वो क्या करते थे, कैसे एक फेमस क्रिकेटर बने? प्रैक्टिस से, दिन रात प्रैक्टिस करते रहते थे, हर टाइम प्रैक्टिस करते रहते थे। उनको पहले थ्योरी लेनी पड़ती थी कि ये बैट होता है, ये बॉल होता है, ये विकेट होती है, ये 6 होता है, ये 4 होता है। ओके, पहले उनको थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ी। देन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हर किसी का अलग तरीका होता है सीखने सिखाने का, उनका भी अलग तरीका रहा होगा सीखने सिखाने का। ओके, प्रैक्टिस की बात करूँ तो उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी, आज वो इतने अच्छे क्रिकेटर बन गए। और क्रिएटिविटी अगर बात करूँ तो आज उन्होंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली ना कि वो नए नए तरीके, अपनी नई नई क्रिएटिविटी ढूंढते रहते हैं, 6 मारने के, 4 मारने के, आउट करने के। ओके, चलने की चलने के स्टाइल से चलने की भी हर किसी के लिए क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव तरीके से चलता है। आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्टिस्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की भी बहुत जरूरत है। एक पेंटर बनने के लिए आपको पता होगा कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हर फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में। और अगर एक पेंटर अच्छा पेंटर बन गया तो चाहे तो एक उंगली यहाँ पे ब्रश टेप से चिपका के उससे भी यूं करके बनाते हैं। प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है हर सारी चीज। अब बात करते हैं क्या है मैनेजमेंट के अंदर आती है चीज, तो देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या मैनेजर बनने के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी? बिल्कुल लेनी पड़ेगी यार, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं लोगे तो आपको कैसे पता होगा कि इस सिचुएशन पर आपको कौन सा डिसीजन लेना है। वही चीज़ तो आपको सिखाई जाती है, उन्हीं चीज़ों के आप नोट्स बनाते हो, उन्हीं चीज़ें आप वही चीज़ आप पढ़ते हो कि इस टाइम पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैनेजर बनने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज होनी जरूरी है, तो आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, क्या हर मैनेजर का अपना अलग तरीका होता है किसी भी बात को सेटल करने का, किसी भी इशू को संभालने का? बिल्कुल, कोई पोलाइट तरीके से समझाता है तो कोई डांट के समझाता है कोई मैनेजर। या अब डांटने वाले इंसान को कौन ही पसंद करेगा? हर कोई उस इंसान से पसंद करेगा जैसे कि जो पोलाइट तरीके से बताए कोई चीज़, जैसे कि मैं। ओके, जस्ट जोकिंग। ओके, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, क्या इसके अब ये कह रहा था मैं कि हर मैनेजर का अपना अलग अलग तरीका होता है कोई भी बात को संभालने का। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, भाई किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आप एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हो ना तो आप जब ही बन पाओगे जब आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। आप एक फ्रेशर की तरह गए, आपने पहली बार देखा कि मेरे पास ये सिचुएशन आई है, एक बहुत ही पुराना कम से कम 2 लाख रुपए का पीस था, वो कांच का बाउल था कांच का। ओके, 2 लाख रुपए मान के चलो, वो टूट गया। अब एक मैनेजर को अगर उस इशू को नहीं संभालना आता होगा, उसने पहली बार वो चीज़ फेस कर रखी होगी, तो मैनेजर अच्छा कैसे बनेगा? अगर उसके पास पहले से हो रखा हो, मैं 3-4 साल पहले मेरे साथ 2 बार ये सीन हो रखा है, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मैं इस बात को अच्छे से सेटल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात आ जाती है, प्रैक्टिस की बात आ जाती है कि आप उस चीज़ की कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, उस बात को संभालने की कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। साथ ही साथ अब आपके पास इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अब आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल आ गई, मैनेजर की स्किल आ गई। अब आप ढूंढोगे कि इस चीज से निकलने के लिए आपको क्रिएटिव रास्ता ढूंढोगे, अलग ही लेवल का रास्ता ढूंढोगे। तो ये थे आपके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आर्ट के अंदर भी आते हैं और मैनेजमेंट के अंदर भी आते हैं। तो इस चीज के थ्रू हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट ही होती है। मैनेजमेंट एक कला होती है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैनेजमेंट एक कला कैसे होती है? क्योंकि उसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, पढ़ना पड़ता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, हर किसी का अपना अलग तरीका होता है किसी बात को रखने का, समझाने का। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पर बेस होती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतने आप अच्छे मैनेजर बनोगे, जितने अच्छे मैनेजर बनोगे उतने आप अच्छे क्रिएटिव आइडियाज ढूंढोगे किसी भी बात को सेटल डाउन करने का या संभालने का। ओके, अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। अभी तक तो हमने जो पढ़ा वो पढ़ा, अब इसके कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि आगे क्या कहते हैं। तो देखो, इन मैनेजमेंट ऑल्सो अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर बुक्स आर अवेलेबल।
देखो ये क्या कह रहा है, मैनेजमेंट के अंदर भी जैसे हमने पढ़ा कि आर्ट के अंदर हमें थ्योरी नॉलेज लेनी पड़ती है, वैसे ही उसी तरह से मैनेजमेंट के अंदर भी हमें थ्योरी नॉलेज लेनी पड़ती है। प्रूफ देख लो क्या लिखा है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर बुक्स आर अवेलेबल। मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट पढ़ने के लिए, मैनेजर बनने के लिए आपको बहुत सारी बुक्स अवेलेबल मिलेगी, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी वॉल्यूम में बुक्स अवेलेबल मिलेगी आपको, लिटरेचर बुक्स इन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। हर मैनेजमेंट की अलग अलग कैटेगरी की, मैनेजमेंट की हर लेवल अलग अलग कैटेगरी की आपको बुक्स पढ़ने के लिए मिलेगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट वाला कि थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। एवरी मैनेजर हैज हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स। अच्छा, एवरी मैनेजर हैज हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल, ये बताना कौन से पॉइंट में, ये बताना कौन सा पॉइंट था। मुझे नहीं पता फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन ये बताओ कि कौन सा पॉइंट था जो जिसके अंदर ये वाली लाइन आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी। एवरी मैनेजर हैज हिज ओन यूनिक स्टाइल एंड मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल, हर किसी का अलग अलग। बस अब आप समझ जाओ, अब आप कमेंट में मुझे बताना। फिर भी अगर नहीं समझ आए तो आप थोड़ी सी पीछे करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। मैं आपको वेट करूंगा कि आप कमेंट में मुझे बताओ। ओके, ही यूजेस हिज क्रिएटिविटी इन अप्लाइंग मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का वाला पॉइंट था ना जो, ही यूजेस हिज क्रिएटिविटी, वो अपनी प्रैक्टिस करने के बाद तो इतना माहिर हो गया कि अब वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर रहा है। ठीक है, इन अप्लाइंग मैनेजमेंट टेक्निक्स, अलग अलग मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है। एंड स्किल्स, और वो स्किल्स दिखा रहा है, अपनी अच्छी अच्छी स्किल्स दिखा रहा है। एंड स्किल्स इम्प्रूव विद रेगुलर एप्लीकेशन, और उसकी स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही है रेगुलर एप्लीकेशन से, मतलब बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट। तो हमने देखा कि हमने जो भी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े आर्ट के, वो सभी इसके अंदर आते हैं यार। इसका मतलब बहुत सिंपल है। सो इट इज और कैन बी कॉल्ड एन आर्ट। इसको हम आर्ट भी कहते हैं, मैनेजमेंट को आर्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस की। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, सबसे पहले साइंस का मतलब जानते हैं। साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिसका मतलब साइंस ना एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिसमें हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो नॉलेज है ना सिस्टम से चलेगी। आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ नहीं उठा सकते, आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। साइंस अगर आपको पढ़नी है, साइंटिस्ट अगर आपको बनना है, तो आपको धीरे धीरे उस चीज़ के ऊपर आगे जाके बढ़ना पड़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ सकते, तो सिस्टम से चलना पड़ेगा। दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ। और साइंस आपको ना हमेशा, विज्ञान हमेशा आपको सच्चाई बताती है, हमेशा आपको सच बताएंगे। साइंस हमेशा आपको क्या सच बताती है, ठीक है। विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एंड एनी टाइम, जिसको आप कहीं भी और किसी भी जगह टेस्ट कर सकते हैं। ओके तो अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज या फिर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल, साइंस एज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। देखो साइंस के ना अपने ही प्रिंसिपल और अपने ही थ्योरी होती हैं, अपने ही थ्योरी और अपने ही प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। अब जब ये सारी चीज नॉलेज के साथ करेंगे और सिस्टम से चलेंगे, तो क्या होगा, इनकी अपनी खुद की थ्योरी और इनके अपने खुद के प्रिंसिपल्स भी बनते रहेंगे, डेवलप होते रहेंगे, ठीक है। तो ये था सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की, सिस्टम से चलना चाहिए, सिस्टमेटिक बॉडी होनी चाहिए नॉलेज की। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब कि आपके जो प्रिंसिपल्स है ना, वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पर बेस है साइंस के। देखो आप कोई भी फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला जो भी होता है, उसमें जो भी साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट हो गए, आप लैब में गए होगे कभी बायोलॉजी के, तो उसमें आप क्या करते हो, टीचर कोई भी आपको लिक्विड में लगा कर दे देते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई और दूसरा लिक्विड डालो, कोई एसिड डालो, ओके। तो आप सबसे पहले इसको क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि इसमें क्या बबूल से निकल रहे हैं, क्या इसमें बबूल से निकल रहे हो, ऑब्जर्व करते हो। अगर निकल रहे हैं तो उसी वक्त आप कोई और एसिड डाल देते हो, अगर निकल रहे हैं तो आप कोई और एसिड डाल देते हो, देन उसको फिर ऑब्जर्व करते हो, क्या मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, क्या ये येलो से ग्रीन कलर में बदल गया, क्या ये येलो से ग्रीन कलर में बदल गया। अगर बदल गया देन आपका एक प्रिंसिपल बन गया, अगर नहीं बदला तो फिर आपको कोई और चीज मिलानी पड़ेगी, फिर आपको दोबारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने प्रिंसिपल तक ना पहुंच जाओ, तब तक आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब कोई भी चीज कहीं भी और किसी भी समय कर लो, मतलब कहीं भी वो चीज अप्लाई हो सकती है, किसी भी जगह वो चीज अप्लाई हो सकती है। एग्जाम्पल, कॉपर और टिन को जब आप मिलाते हो ना तो गोल्ड बनता है, कॉपर और टिन को मिला रहे हो तो गोल्ड बन रहा है, ठीक है। मैं सुबह के 10 बजे मैंने आपको कहा कि आप ना कॉपर और टिन को मिलाओ, गोल्ड बनाओ, ठीक है भाई, बना दिया। अब मैंने अमेरिका में फोन करके कहा, अच्छा
इस वक्त रात के 8 बजे ना कॉपर और टिन को मिलाओ गोल्ड बनाओ, वहां पर भी बन गया। तो ये यही तो चीज है, आप किसी भी जगह हो, आप चाहे पार्क में बैठे हो, आप चाहे घर में बैठे हो, आप चाहे अपने मामा जी के घर बैठे हो, आप चाहे अपनी नानी जी के घर बैठे हो, कितने भी बजे की बात हो, किसी भी जगह और किसी भी समय आप साइंस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। ये तो यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब बात करते क्या है, मैनेजमेंट के अंदर ये चीज अप्लाई होती है। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बिल्कुल होती है भाई। मैनेजर अगर आपको बनना है, अच्छी फील्ड में जाना है, तो उसके लिए आपको नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। सिस्टम सिस्टम ये थोड़ी जैसे मर्जी नॉलेज ले लो, ठीक है, गुचड़ मुचड़ जैसी मर्जी नॉलेज ले लो, छोटी मोटी नहीं, आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा, तभी तो अच्छे लेवल के मैनेजर बनोगे, अच्छी पोस्ट पर जाओगे। तो अब तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे प्रोसेस करना पड़ेगा, धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी, बेसिक से टॉप नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो सिस्टम से चलना पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं, सिस्टम से चलना पड़ेगा कि अगर ये सिचुएशन आ जाए तो इसको इस तरीके से हैंडल करना है, ये सिस्टम से चलना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, तो ये कंडीशन आपकी 100% सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर ही बात है, साइंस के अंदर भी। अब क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर बेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैंने भी बताया ना, आपके सामने कोई सिचुएशन रख दी कि आपके दोस्तों की लड़ाई हो गई, सपोज करो आपके दोस्त की किसी से लड़ाई हो गई, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या वहां से भाग जाओगे, अपने दोस्त की मदद करोगे? कमेंट में बताना, क्या भाग जाओगे वहां से या अपने दोस्त की मदद करोगे या हंसोगे देख देख कर? ओके, मेरे से मत पूछना कि मैं क्या करूंगा, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं क्या करूँ। ओके, तो मैंने बताया ना, उस वक्त आपने क्या है, ऑब्जर्व किया। क्या किया कि मेरे दोस्त की लड़ाई हो रही है, उस वक्त आपने ऑब्जर्व किया कि मेरे दोस्त की लड़ाई हो रही है। देन एक्सपेरिमेंट करने की सोची। एक्सपेरिमेंट क्या करने की सोची कि अब मैं अपने दोस्त की लड़ाई को रोकने की कोशिश करता हूँ, या मैं खुद लड़ने जाऊँ, या मैं मैम को बुला के ले आऊँ, स्कूल में लड़ाई हो रही है ना, मैम को बुला के ले आऊँ, टीचर को बुला के ले आऊँ, ठीक है। तो अगर उस एक्सपेरिमेंट में आप पास हो गए, अच्छी बात है, प्रिंसिपल बना दिया आपने कि जब भी लड़ाई हो तो टीचर को बुला लो, ठीक है। अगर इसमें फेल हो गए तो कोई और एक्सपेरिमेंट आप अपनाने की कोशिश करोगे, लाइक कि अब मैं सीधा प्रिंसिपल मैम को बुला के लाऊंगा, वो भी फेल हो गया तो आप कोई और एक्सपेरिमेंट करने की सोचोगे। तो कोई भी सिचुएशन है आपके पास, मैनेजर के पास, कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो मैनेजर सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेगा, देन उसको एक्सपेरिमेंट करेगा। ये जब हम मैनेजर की पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है, हम हमारे सामने ना कोई भी एक प्रॉब्लम रख दी होती है, उसको हमें ऑब्जर्व करना होता है, जिसे हमें ऑब्जर्व करना होता है, देन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, देन वो प्रिंसिपल के अंदर इंक्लूड हो गया, प्रिंसिपल बन गया। अदरवाइज हम दूसरे प्रिंसिपल बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरे एक्सपेरिमेंट्स करने की सोचेंगे। ओके, तो इसके अंदर भी आपका 100% आ जाती है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्या मैनेजमेंट आप कह सकते हो कि कहीं भी और किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हो? द आंसर इज यस एंड नो। यस भी है एंड नो भी है। देखो एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। आपको कहा गया है यहाँ पर कि यार बारिश हो रही है, मतलब बारिश नहीं, आप कह लो कि इंडिया में आप कोई भी ऐसी वेजिटेबल ले लो जो गर्मी में प्रोड्यूस होती है, गर्मी में जो भी प्रोड्यूस होती है, आपको थोड़ा सा लॉस हो गया। इस बार आप क्या कहोगे कि यार मैं ना इस बार थोड़ी ज्यादा सब्जियां लगाऊंगा जो गर्मी में पैदा होती है, मुझे पिछली बार लॉस हुआ था, इस बार मैं थोड़ी ज्यादा सब्जियां लगाऊंगा, ज्यादा अच्छे से खेती करूंगा, गर्मी वाली जो गर्मी में आती है ना खेती जो होगी, उसमें ना मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं चीजें प्रोड्यूस करूँ। वहीं अगर मैं अमेरिका में बात करूँ, जब यहाँ गर्मी हो रही है तो हो सकता है वहाँ ठंड हो रही है, ठीक है। तो वहां पर बैठ के आप ये कहोगे कि यार इस बार पिछली बार मुझे लॉस हुआ था, ठंड का टाइम चल रहा है, तो इस बार मैं गर्मी वाली खेती कर लेता हूँ, जो खेती गर्मी में होती है ना वो जल्दी से अभी उगा लेता हूँ, ताकि गर्मी के अंदर मैं एकदम मस्त मजे से जीऊँ। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो आप गर्मी में जी रहे हो, सिर्फ गर्मी की खेतियां कर सकते हो, लेकिन अमेरिका में तो आप ठंड में जी रहे हो, वहां पर आप गर्मी की खेती कैसे करोगे? जो प्रिंसिपल मैंने इंडिया में अप्लाई किया वही प्रिंसिपल मैं वहाँ यहाँ थोड़ी अमेरिका में थोड़ी ना अप्लाई करूंगा, वहाँ मुझे मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, वहाँ मुझे गर्मी की नहीं बल्कि ठंड की वेजिटेबल्स ढूंढनी पड़ेगी जो मैं उगा सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ। तो मैं फिर से बताता हूँ ये चीज़ आपको कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल मैनेजमेंट को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसको मॉडिफाई करना पड़ता है। मैनेजमेंट कैन अप्लाई एनीवेयर एंड एनी टाइम, किसी भी टाइम और किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हो, बट उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफाई मैंने क्या किया, इंडिया में मैंने कहा कि गर्मी वाली सब्जी गर्मी में उगानी है, लेकिन वहां मैं कह रहा था कि ठंड के अंदर मैं उगा रहा हूँ गर्मी वाली सब्जी, वहां मैंने क्या मॉडिफिकेशन किया कि वहां गर्मी की नहीं, वहां ठंड में ठंड की सब्जियां उगा रहा हूँ, ये मॉडिफिकेशन। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार यहाँ पर ना 50% आ रहा है सिर्फ, यहाँ पर मैनेजमेंट क्या, आप कहीं भी अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन सेम टू सेम अप्लाई नहीं कर सकते।
तो 50% क्या पास हो गया यहाँ पे कि आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, 50% क्या फेल हो गया यहाँ पे कि आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सेम टू सेम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये देखो, ये जो मैंने पूरा समझाया ना मैनेजमेंट के बारे में, ये छोटा सी इसके अंदर समरी देखो, ठीक है। मैनेजमेंट एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट की एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो आपको लेनी पड़ती है सिस्टमैटिक तरीके से। एंड इट्स प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसके जो प्रिंसिपल्स है ना डेवलप होते रहते हैं। साइंस के प्रिंसिपल भी डेवलप होते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी आज भी डेवलप हो रहे हैं भाई। आपके सामने नई नई सिचुएशन आ रही है ना, तो उस नई नई सिचुएशन से निकलने के लिए आप नए नए प्रिंसिपल्स बना रहे हो, तो डेवलप हो रहे हैं टाइम टू टाइम, बेस्ड ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। ये बेस होते हैं बार बार किसी चीज के रिपीटेशन, किसी चीज की ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन से, ठीक है। बार बार अगर आप उस चीज का ऑब्जर्वेशन करो और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक न एक बार तो आप उसमें सक्सेसफुल हो ही जाओगे भाई। बार बार अनसक्सेसफुल हो रहे हो, एक न एक टाइम तो आएगा नहीं सक्सेसफुल हो जाओगे। which are universally applicable but they have to be modified according to the given situation। ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ सिचुएशन गर्मी की थी तो इससे आपको गर्मी की वेजिटेशन उगानी पड़ेगी, वेजिटेबल्स। वहां पर अमेरिका में ठंड थी तो वहाँ गर्मी की नहीं, मॉडिफाई करना पड़ा कि आपको सिचुएशन क्या थी कि वहाँ ठंड हो रही है, तो हमको वहां पर आपको ठंड की चीजें उगानी पड़ेगी ना, गर्मी की थोड़ी। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या ये मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। जैसा कि हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ रही, पूरी तरीके से कहा यहाँ तो सही फिट है, यहाँ सही फिट है, बट यहाँ 50% फिट बैठ रहे हैं, हमें यहाँ भी 100% बैठाना था बट नहीं बैठ रहे, तो ये एग्जैक्ट नहीं है प्योर साइंस की तरह। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इन एग्जैक्ट साइंस है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये इन एग्जैक्ट साइंस होता है। ओके, या फिर आप इसका सोशल साइंस भी कह सकते हो, सोशल साइंस भी कह सकते हो, या फिर सॉफ्ट साइंस। तीन चीजें कह सकते हो यार, एग्जाम में तीन चीजें में से कुछ भी लिख दोगे ना मार्क्स मिल जाएंगे पूरे पूरे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, लिख के तो मतलब कैसे दूँ, अब यहाँ पर तो लिख भरा हुआ इसलिए नहीं लिख के दे सकता, बट कमेंट में सेक्शन में बोल देना कि भैया ये ना मैम ने गलत कर दिया। इन एग्जैक्ट साइंस बोल लो, सोशल साइंस बोल लो, या फिर सॉफ्ट साइंस बोल लो। ओके, अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन के बारे में। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, क्या मैनेजमेंट एक पेशा है। ओके, तो देखो बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेशन की डेफिनेशन के बारे में। प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्रीज आर रेस्ट्रिक्टेड। देखो प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन मीन्स एक ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है ऐसा पेशा, एक ऐसा पेशा जिसके लिए आपको एक स्पेशल नॉलेज चाहिए हो। तो ऐसे छोटी मोटी नॉलेज से काम नहीं चलेगा। प्रोफेशनल घर में अगर आपको प्रोफेशन फील्ड में जाना है तो ये एक ऐसा पेशा होता है जिसके अंदर आपको एक स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है। स्पेशल नॉलेज कहाँ से मिलेगी भाई, थ्योरी से, प्रैक्टिकल नॉलेज से, बुक्स पढ़ के। स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्रीज आर रिस्ट्रिक्टेड, और इसके अंदर आपको स्किल्स की जरूरत होती है, स्किल्स की जरूरत होती है। जिसमें स्किल है वो प्रोफेशनल पर्सन बन सकता है, प्रोफेशनल। ओके, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, और उस प्रोफेशनल कोर्स या डिग्री के अंदर उस प्रोफेशनल जगह में आपकी जो एंट्री है ना वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। रेस्ट्रिक्टेड, उसको हर कोई नहीं ले सकता, उस प्रोफेशनल काम को हर कोई नहीं कर सकता। उसके उस पर्सन के पास या तो स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए या तो स्किल होनी चाहिए, मतलब दोनों होनी चाहिए, स्किल एंड स्पेशल नॉलेज। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। प्रोफेशन के आपको 5 फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद कंक्लूजन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ अ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ अ नॉलेज का मतलब अगर आपको प्रोफेशन की फील्ड में जाना है तो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आपको टीचर बनना है तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो तो उस सब्जेक्ट की आपको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अगर आपको प्रोफेशनल में सिंगर बनना है, प्रोफेशनल सिंगर, तो उसकी भी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए आपको। आपको अगर सीए बनना है, सबसे अच्छा एग्जांपल यार, सीएस बनना है तो उसकी आपको एक डिटेल में स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। स्पेशल, ये नहीं पता आप भाई, आपसे कोई पूछेगा इंडिया का पीएम कौन है, अमेरिका का पीएम कौन है, अरे उससे क्या लेने देना आपको। तो बल्कि सीए अगर आपको बनना है, सीए के अंदर आपको इससे थोड़ी ना लेना देना कि पीएम कौन है, सीएम कौन है। उससे तो ये लेना देना सीए में डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये बेसिक नॉलेज है, हाई लेवल की नॉलेज थोड़ी है। उसमें स्पेशल नॉलेज चाहिए सीए के लिए, और स्किल होने चाहिए, और एंट्री हर कोई नहीं कर सकता उसके अंदर, सीए हर कोई नहीं बन सकता। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सीए बनना है तो आपको प्रोफेशनल डिग्री अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए।
रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं ले सकता, हर कोई सीए नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर हर कोई सीए बन जाएगा तो हो गया फिर तो देश का कल्याण। क्योंकि जब हमारे पास उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी, देखो अगर हर कोई बन गया ना सीए, इट मीन्स आधे से ज़्यादा जनता, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास तो नॉलेज ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मुश्किल है यार। देखो मुश्किल कुछ नहीं होता, आपके पास अगर स्पेशल नॉलेज और स्किल है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ओके, तो द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में चले जाओ, मैं सीए का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। सीए के अंदर ना जो एंट्री होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, हर कोई एंट्री नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपको सीए बनना है ना, सीए, तो उसके लिए आप हर कोई नहीं उसमें जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वहां पर कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, आपको एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम में क्लियर हो जाओ तब आपके नाम क्या है, सीए लग जाएगा। तब आपके नाम क्या है, जैसे MBBS करने के बाद आपके नाम क्या है, डॉक्टर लग जाता है। हर किसी के आगे थोड़ी लगता है। मेरे नाम के आगे सुना है कभी? डॉक्टर हर्ष शर्मा। भाई अगर मैं MBBS की डिग्री कंप्लीट कर लूंगा तो मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर हर्ष शर्मा लग जाएगा। वैसे आप बताओ, आप चाहते हो कि मेरे आगे नाम के आगे डॉक्टर लगे? तो क्यों नहीं हर कोई इसमें एंट्री कर सकता? क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन देने होते हैं, यहाँ पर हमारे एग्जामिनेशन होते हैं और कुछ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है कि आपको कम से कम, अच्छा आपको सीए बनना तो ये एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छा आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अच्छा गवर्नमेंट जॉब आपको ये मिलेगी, लेकिन उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, एग्जाम तो नहीं होगा लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास या 12th पास होनी चाहिए। तो हर कोई उस चीज में एंट्री नहीं मार सकता। प्रोफेशनल एसोसिएशन, देखो अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, प्रोफेशनल पर्सन, तो आपको किसी ना किसी चीज का पार्ट होना जरूरी है। जैसे सीए के लिए ICAI होता है, आई थिंक। आप बता देना क्या होता है, इतना थोड़ा याद नहीं आ रहा, मुझे याद तो था बट अभी नहीं आ रहा है एट द मोमेंट। तो आप बता देना क्या होता है। आई थिंक ICAI होता है। सीए अगर आपको बनना है तो आपको अपने आप को ICAI के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर रजिस्टर कराओगे तभी आप उसका एग्जाम दे पाओगे। एग्जाम देने के बाद क्लियर होगा तो सीए बन गए। ठीक है, ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन which regulates entry and frames code of conduct relating to the profession। अगर आपको प्रोफेशनल, तो आपको अगर प्रोफेशनल बनना है, प्रोफेशनल पर्सन, तो आपको किसी ना किसी चीज का पार्ट होना चाहिए। लॉयर का भी होता है कुछ, एक पार्ट होता है कि उस चीज के अंदर अगर हमें अपने आप को रजिस्टर कराना है तभी हम उस चीज में फील्ड में जा सकते हैं, तभी हम उस प्रोफेशनल के अंदर जा सकते हैं। लॉयर, सीए, डॉक्टर, किसी भी चीज में। ओके, तो आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल चीज के अंदर जुड़ना होगा, जिसमें वो जिस भी जगह के आप अंदर आप जोड़ोगे ना, वो किस चीज पे ध्यान देंगे, आपकी एंट्री, आपके फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर। ठीक है, आपको समझाएंगे, आपकी एंट्री करेंगे कि भाई आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ओके, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है यार, मतलब कानून, लॉज। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री के अंदर ना बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ होते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब प्रोफेशनल डिग्री के अंदर, प्रोफेशन के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं जिनको आपको फॉलो करते चलना पड़ता है। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब जितने भी प्रोफेशंस हैं वो किसी न किसी कानून के अंदर बंधे हुए हैं, विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। और वो कानून हर मेंबर की, हर प्रोफेशनल मेंबर की, उनको गाइड कर रहा है, उनको देख रहा है। अगर वो छोटी सी भी गलती करते हैं ना तो उनके ऊपर बहुत भारी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। लाइक सी अगर कुछ गलत काम कर रहा है ना, डॉक्टर ने अगर कुछ गलत काम करा तो उनका लाइसेंस तक एक्सपायर हो सकता है। इतने स्ट्रिक्ट एक्शन, इतने स्ट्रिक्ट लॉज। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन का सर्विस मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। इनका सर्विस मोटिव क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड नहीं, मतलब अपने, हाँ कह लो कि सर्विस प्रोवाइड करना, उस सर्विस के चार्ज लेते हैं। ठीक है, उनका मेन एम क्या होता है कि इनके पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको सर्व करना, उनको अपनी ड्यूटी सर्व करना। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर आती है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं यार, मैनेजर बनने के लिए आपको नॉलेज तो चाहिए, मानता हूँ, लेकिन इतनी भी नॉलेज नहीं चाहिए कि आप तो सीधा जय हिंद बोलते बोलते आप कहो कि हमें तो सीए से भी मुश्किल मैनेजमेंट की पढ़ाई। ठीक है ना, नहीं, ये 50% आता है। देखो नॉलेज चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए ना कि उस चीज के पीछे पागल हो जाए। लाइक हम सीए के पीछे पागल हो जाते हैं, उसकी पढ़ाई के पीछे। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या मैनेजमेंट के अंदर जाना बहुत मुश्किल है? क्या सीए के अंदर जाना बहुत मुश्किल है? द आंसर इज
सीए में जाना मुश्किल है बट मैनेजमेंट में जाना नहीं। मेरे जैसा इंसान, आपके जैसा इंसान, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस का नाम ले लो, उनके जैसा इंसान भी मैनेजर बन सकता है बट नॉट सीए। ओके, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट के अंदर नहीं होती। हाँ, थोड़ी सी कह सकते हो होती है कि मैनेजर बनने के लिए आपको यार कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन, कुछ ना कुछ नॉलेज, स्किल तो होनी चाहिए ना आपको, इसलिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री पूरी नहीं होती। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये बिल्कुल कहना सही नहीं होगा कि आपको मैनेजर बनने के लिए किसी ना किसी का पार्ट बनना पड़ेगा। लाइक सीए बनने के लिए आपको AICA का पार्ट, ICAI का पार्ट बनना पड़ता है, मैनेजर बनने के लिए नहीं बनना पड़ता। ओके, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मैनेजमेंट के अंदर भाई कानून है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है जितने प्रोफेशनल के अंदर होते हैं। वहाँ थोड़ी बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है, तो वहां पर आपको समझा दिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम मत करना। बट प्रोफेशनल के अंदर आप छोटी से छोटी गलती भी कर रहे हो, वहां पर भी आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है। तो ये भी नहीं आता भाई मैनेजमेंट के अंदर। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन का मेन काम क्या होता है कि वो अपने क्लाइंट को सर्विस दे। प्रोफेशन का मेन काम क्या होता है कि वो अपने क्लाइंट को सर्विस दे, सर्विस मोटिव। अब अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो उनका काम तो नोट कमाना होता है। मैनेजर की बात करूं, हम कॉमर्स स्टूडेंट है, हमारा मेन काम क्या होगा, नोट कमाना। ठीक है, तो यहाँ पर उनका मेन काम क्या है, प्रॉफिट कमाना। मैनेजमेंट की बात करूं तो प्रॉफिट कमाना, तो ये भी नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं है, ये तो बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पे इनका सर्विस, प्रोफेशनल का सर्विस मोटिव क्या होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे अपने क्लाइंट्स को, और यहाँ पर क्या होता है कि वो अपने वो प्रॉफिट मोटिव के थ्रू बात करते हैं, किसी से भी करते हैं, तो उनका मेन मोटिव, मेन एम रहता है प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, किसका, मैनेजमेंट का। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? मैंने हर जगह तो ना 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 नहीं 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 हर जगह नहीं कर दिया, तो मेरे एक्सप्रेशन से समझ जाओ यार कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो होता है ना, वो यहाँ पर सारे मैनेजरियल फंक्शन की जो फीचर है, प्रोफेशन की जो फंक्शंस है, इन सबको फुलफिल नहीं कर रहा, इन सबके अंदर फिट नहीं बैठ रहा। एंड दैट दस इट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। ये फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंट्री ले सकता है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। प्रेस्क्राइब्ड कंपलसरी एजुकेशनल डिग्री और लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर गाइस आपके पास एजुकेशनल डिग्री होनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए अगर आपको इस फील्ड में जाना है। लेकिन यहाँ मैनेजर बनने के लिए एजुकेशनल डिग्री नहीं या फिर लाइसेंस भी नहीं चाहिए होता। बिसाइड्स देयर आर नॉट एनी फॉर्मल एथिकल कोड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व। यहाँ पर देखा जाए तो एथिकल कोड्स भी देखने को नहीं मिलते। मैं नहीं कह रहा यहाँ लिखा नहीं मिलते, लेकिन मैं ये कहूँगा मिलते हैं, बट यार कम मिलते हैं। आप प्रोफेशनल के मामले में बात करो तो 20-30% आपको कानून देखने को मिलते हैं, लॉज देखने को मिलते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? मैनेजमेंट के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। हमने बात करी मैनेजमेंट आर्ट के बारे में, यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट। साइंस के बारे में, नो मैनेजमेंट आर्ट। देखो मैनेजमेंट साइंस तो है बट वो पूरी तरीके से नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस या फिर सोशल साइंस या फिर सॉफ्ट साइंस। प्रोफेशन की बात करूंगा तो बिल्कुल ही नहीं है। किसी भी हर जगह से 50-50, हर जगह किसी में 30% फिट आ रहा है, किसी में 40%, 50% ना, 50% से ज्यादा फिट नहीं आ रहा। इसलिए प्रोफेशनल में हम कहेंगे कि मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। तो ये था हमारा 3 नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ नेचर में 3 चीजें, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो आप अगर कमेंट करोगे ना तो मैं मोटिवेट फील करूंगा। मोटिवेटेड फील करने से क्या होगा, मैं और अच्छी वीडियोस बना पाऊंगा आपके लिए, क्योंकि ये आसान नहीं होता ना इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखना। आप और बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो में जाके देख लो, वो क्या करते हैं पता है, उनकी बात बता तो वो सिर्फ ये लिख देंगे, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव और कंक्लूजन। बस ये जो मैंने ब्लू पेन से जितना भी लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं लिखा। बहुत ही रेयर मिलेंगे आपको जो लिखते हैं, वो 10-12 मिनट की वीडियो बना के कंप्लीट कर देते हैं। बट मेरी यहाँ पर जो जितने भी मिनट की वीडियो बन रही है, 20 मिनट, 21 मिनट, 18 मिनट, 15 मिनट, वो उसके अंदर आपको थ्योरी भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी नहीं मिलेगी। देखो यार मैं सिर्फ आपको ये चीज बता दूंगा तो आप अपनी तरफ से कैसे लिखोगे? आप ही तो चाहोगे ना कि यार अगर इसको थ्योरी पढ़ा देते तो मजा आता। तो मैंने इसलिए आपको ये भी समझाया प्लस ये सब भी आपको समझाया पढ़ पढ़ के। ठीक है, तो देखो कितना फायदा आपको मिल रहा है। भले आपको 20 मिनट यहाँ पर दे रहे हो, लेकिन आपको कितनी नॉलेज मिल रही है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके,
तो यहाँ पर आपको देखो कितना बेनिफिट मिल रहा है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आई मीन स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो जो चीज़ मैंने लिखी है। और अगर आप कह रहे हो कि भाई यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं हो रही, तो आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना भैया कि भैया नोट्स हमें प्रोवाइड करा दो, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। आप बस डिमांड कर दो नोट्स की। ओके, तो चलने का टाइम आ गया, विदा लेने का टाइम आ गया आपसे। और एक बात और लास्ट करना चाहूंगा मैं आपसे कि आपकी जान पहचान में अगर कोई 6 क्लास का कोई भी आपका ब्रदर सिस्टर 6 क्लास में हो, तो उनको भी बोलो कि भाई हमारे यहाँ पर 6 क्लास की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है हिस्ट्री की। अभी मैं नहीं कर पा रहा, अभी मैं आने वाले 1-2 दिन में दोबारा से उसको कंटिन्यू करूंगा। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो चुकी है हमारी सीरीज, और आने वाले टाइम में हम 6 क्लास की ज्योग्राफी भी करेंगे, तो वो 6 से कंटिन्यू होकर 7th 8th 9th 10th ऐसे ऐसे जाएगी। ओके, तो अगर किसी को भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी है तो वो भी हमारे चैनल पर आकर जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।